so chapter number 6 is about different organizations that we can use for the business purpose, that is sole proprietorship, partnership, company, LLP, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेट्रा। कहने से इन दोनों का तो सेपरेट चैप्टर है ही, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, इसका भी चैप्टर नंबर 5 ऑलरेडी है। जो बचे ये 3, ऑलमोस्ट ये 3, इसके अलावा एक और HUF, इसके लिए ही हमारा चैप्टर नंबर 6 है। यस, चैप्टर नंबर 6 कहीं ज़्यादा मैच करता है चैप्टर नंबर 1 को भी, बिकॉज चैप्टर नंबर 1 इज गोइंग टू गिव अस लाइक आइडिया कि क्या बेटर है, आपको कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बेटर है। मैं तो ऐसा बोलूँगी सारे ही अच्छे ही है, बट तुम्हारी कन्वीनियंस के हिसाब से कौन सा अच्छा है वो तुम डिसाइड करोगे। सो चैप्टर नंबर 6 डीलिंग विद सोल प्रोप्राइटरशिप। माय फर्स्ट पॉइंट अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप, यू नो दैट दिस इज बेस्ट बिकॉज यू आर द ओनर, you are the one who will create it, or a destroyer, doesn't matter। आपकी मर्जी, आपका बिजनेस, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा, कोई आपसे कुछ नहीं बोलेगा। आपको जब चालू करना है बिजनेस चालू करो, जब करना है बंद करना है ठीक है बंद कर दो। नोबडी इज गोइंग टू इवन आस्क फॉर द अकाउंट्स, इट्स अप टू यू। कैपिटल भी आपको लाना है, रिस्क भी आपका, प्रॉफिट भी आपका, पर डूबे तो अकेले डूबोगे। सो मुझे सिर्फ इतना जानना, आई नो द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, द सिंपलेस्ट वन आई वुड लाइक टू आस्क यू, क्या इसको कहीं रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, इनकम टैक्स में रजिस्ट्री करवानी पड़ती है इसकी? फॉर द इनकम टैक्स पर्पस, do that owner is supposed to register the sole proprietorship in the income tax act, yes or no? क्या इसका अलग से पैन कार्ड लेना पड़ेगा? No, the silliest mistake. No ma'am, इसका पैन कार्ड अलग से नहीं लेना पड़ेगा। भाई अगर मैं खुद भी सोल प्रोप्राइटर हूँ, आपके अगर घर पे आपके फादर आपके मदर अगर सोल प्रोप्राइटर हैं लेट्स से, तो कहने से उनका पर्सनल पैन कार्ड ही इसका पैन कार्ड है, वो अपनी इनकम पे इनकम टैक्स भर रहे हैं, वही सोल प्रोप्राइटरशिप है। क्या ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, हाँ या ना? क्या ये सेपरेट लीगल एंटिटी है? नो मैम। अगर मैं ऐसा बोलूँ, मैंने मुंबई में कोई बिजनेस चालू किया एंड भाई मुंबई का रूल है कि आपको BMC में ये बिजनेस रजिस्टर कराना पड़ेगा ना, तो करा लो, नहीं रूल है तो मत कराना। और हो सकता है BMC के रूल्स और AMC, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के रूल्स अलग अलग है। तो तुमने कहाँ बिजनेस खोला? मैम अहमदाबाद में, तो अकॉर्डिंगली फॉलो करो। मैम तुमने कहाँ खोला? मुंबई में, तो यार अकॉर्डिंगली जाओ। कहने से टोटली डिपेंड्स ऑन द लोकल अथॉरिटीज। आपको शायद लोकल अथॉरिटीज़ के साथ रजिस्ट्री करवानी पड़े, हो सकता है आपको शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट हो तो वहाँ पे एप्लीकेबिलिटी होगी तो रजिस्टर कराना पड़े, हो सकता है आप GST के टर्नओवर को क्रॉस कर रहे हो तो रजिस्ट्री करानी पड़े। पर क्या आपको इनकम टैक्स में रजिस्ट्री करानी है? नो, आपका पैन कार्ड ही इसका पैन कार्ड है। क्या आप और ये अलग है? क्या आप और ये अलग है? नहीं है। तो क्या इनकम टैक्स में सोल प्रोप्राइटर का अलग से रजिस्ट्री होगा? कभी भी नहीं होगा। फर्स्ट क्लैरिटी, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल। और इसका रजिस्ट्रेशन कोई प्रोसेस नहीं है, कहीं रजिस्टर नहीं कराना पड़ता, जो लोकल अथॉरिटी में कराना है उतना करा लो, राइट। सो कमिंग ऑन दैट पार्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप इज द फर्स्ट वन जिसके बेनिफिट है यार इजी है। सपना है रात को खोलना है नया बिजनेस, हाँ तो सेकेंड डे थर्ड डे जब चालू करना हो नो प्रॉब्लम। बेटर कंट्रोल, क्योंकि मेरा ही कंट्रोल है, मुझे कोई कंट्रोल नहीं करने वाला, तो आई कैन ईजिली कंट्रोल माई बिजनेस नाउ। Third, sole beneficiary of whole profit, equally sole, you can say risk taker as well. Then benefits of small scale, क्योंकि इंडिया में MSME, small scale, ये सब के benefits गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लेके आ रही है to develop this businesses, that is why you may get that benefits. And inexpensive management, मैम मेरा ही business है, मेरा ही management है, I don't have to hire some big professionals. sole proprietorship को एकदम छोटे लेवल पे चलाना होता है, so I don't have to put the lot of money in the management, that is why it's easy. Limitation, मैम मुझे मार्केटिंग नहीं आता, मैम मुझे कॉस्टिंग करना नहीं आता, मुझे अकाउंटेंसी का कुछ भी नहीं समझ में नहीं आता, ऑल आई कैन डू इज़ लाइक सेलिंग। तो इसका मतलब आपको मैनेजमेंट स्किल्स की प्रॉब्लम होएगी, क्योंकि सारी स्किल तो अपने पास नहीं हो सकती। रिसोर्सेस, मैम सिर्फ मेरे ही पैसे लगे हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड कंटिन्यूटी का डाउट रहता है, बिकॉज अगर ओनर को कुछ हो गया तो कंटिन्यूटी कहाँ से? ओनर डाइड, बिजनेस ऑल्सो डाइड, इट्स नॉट अ परपेचुअल सक्सेशन हियर। प्रोसीजर, जैसे कि मैंने बताया आपको कुछ
एक्ट में अगर रजिस्ट्री, अगर आपको एमएसएमई लगता है एप्लीकेबल है तो रजिस्ट्री करवानी है, नहीं एप्लीकेबल है तो नहीं करानी है। तो क्या मैं इसका आपको कॉन्क्रीट आंसर दे सकती हूँ कि सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटर का ये वाले एक्ट में रजिस्टर होता है? कैन आई गिव दैट कॉन्क्रीट आंसर, अ कंक्लूसिव आंसर? नो मैम, डिपेंड्स आपने बिजनेस क्या किया है। मैम डिपेंड आप बिजनेस कहाँ कर रहे हो। पर अगर कंपनी होती तो मैं कॉन्क्रीट आंसर देती ना कि कंपनीज एक्ट 13 या 1956 में रजिस्टर्ड तो होगी भाई। दैट्स द आइडिया। दिस इज अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप, मुझे एक बात बताओ, क्या पार्टनर, एक पार्टनर का पैन कार्ड चल जाएगा ना पार्टनरशिप का? मान लेंगे यार, क्या पॉसिबल है? एक से ज़्यादा पार्टनर है जो ब्लड रिलेशन में नहीं है, फैमिली बिजनेस नहीं है, कहीं ना कहीं बाहर के लोग साथ में मिलके बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका पैन कार्ड और पार्टनरशिप का पैन कार्ड सेम नहीं हो सकता। सो कैन आई से आई हैव टू रजिस्टर पार्टनरशिप विद इनकम टैक्स एज वेल? कैन आई से दैट राइट? सो इसको रजिस्टर करना है, बिल्कुल करना है। सो मैम ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म, तो इनका पैन कार्ड होगा, हाँ इन तीनों का होगा, पर पार्टनरशिप का भी होगा, अलग से होगा, अलग से होगा। बाकी इसके अलावा पार्टनरशिप का रजिस्ट्री कहाँ होता है मैम? पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्या ये कंपलसरी है, हाँ या ना? इज इट कंपलसरी टू रजिस्टर पार्टनरशिप फर्म? याद करो, क्या ये कंपलसरी रजिस्टर करना, हाँ या ना? यस और नो? नो मैम, इट्स नॉट कंपलसरी एट ऑल। आपको रजिस्टर करना है नहीं करना है आपकी मर्जी। पर आपको कुछ याद आ रहा है कि रजिस्टर ना कराने का नुकसान बहुत है? याद आया कुछ? एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे केस नहीं कर सकता, एक पार्टनर फर्म पे केस नहीं कर सकता, 100 रुपए से ज़्यादा का सेट ऑफ नहीं मांग सकता, दैट इज अ लॉस। सो इनडायरेक्टली डायरेक्टली दे आर ट्राइंग टू टेल यू रजिस्टर इट, सिंपल राइट? सो पार्टनरशिप का इंट्रोडक्टरी पार्ट, रजिस्ट्री, ये सब आपको एनीवे पता है। आई वुड लाइक टू गो ऑन स्पेसिफिक पॉइंट्स अबाउट फीचर्स। आपको पता है अग्रीमेंट कंपलसरी है, चाहे वो ओरल हो या रिटर्न कंपलसरी है। बिजनेस होना जरूरी है। क्या चैरिटी पार्टनरशिप हो सकता है, हाँ या ना? मैम हमने पार्टनरशिप खोला है पार्टनरशिप एक्ट के अंडर और वो चैरिटी करेगी, नेवर एवर। सी पार्टनरशिप का डेफिनेशन कुछ ऐसा है, 2 or more person coming together for sharing profit done out of business carried by one or all of them, सिंपल एज दैट। सो बिजनेस का होना जरूरी है, जहां बिजनेस नहीं वहां कभी भी पार्टनरशिप नहीं हो सकता। मैम को ओनरशिप, मैम रेंटल इनकम हम शेयर कर रहे हैं, आई एम सॉरी, रेंटल इनकम एक प्रॉपर्टी है ना, उसको हम को ओनरशिप बोल सकते हैं, पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। पर मैम हमारा तो बिजनेस ही, हमारे पास एक नहीं ऐसी हजारों प्रॉपर्टी है जिसको हम रेंट पे देते हैं और रेंट जो आता है उसको आधा आधा करते हैं, हाँ तो तुम्हारा बिजनेस हुआ। तो कैन आई से आई हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस फर्स्ट, द पर्पस फर्स्ट टू डिसाइड वेदर दिस इज पार्टनरशिप और नॉट। सो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस कंपलसरी है। मैम एजेंसी होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, लाइबिलिटी अनलिमिटेड, कॉमन मैनेजमेंट, यस मैम जो ओनर है वही पार्टनर्स हैं, वही बिजनेस के मैनेजर्स भी हैं। मैम ट्रांसफर हो सकता है शेयर, नो, विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स यू कैन नेवर ट्रांसफर द शेयर। मैम रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, तुम्हारी मर्जी। ड्यूरेशन वो भी तुम्हारी मर्जी, एट विल होगी तो जब तक चाहो तब तक चलाओ, अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप होगी तो एक फिक्स टाइम पे बंद करना पड़ेगा। मैम अगर फिक्स टाइम पे बंद नहीं किया, कंटिन्यू रखा, तो वो एट विल हो जाएगी। नाउ टाइप्स जो मैंने अभी आपको बताया, इसके अलावा टाइप्स ऑफ पार्टनर आपको पता है, एक्टिव, स्लीपिंग, अदर्स सब आपको पता है। मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगी जो टेक्निकल है, क्या एक्टिव पार्टनर को पार्टनरशिप छोड़ते टाइम पब्लिक नोटिस देनी पड़ती है, हाँ या ना? एक्टिव पार्टनर को पार्टनरशिप छोड़ते टाइम क्या नोटिस देनी पड़ती है, हाँ या ना? यस मैम बिल्कुल देनी पड़ती है, उसको पब्लिक जानती है, उसी के साथ पब्लिक डील कर रही थी तो पब्लिक को पता होना चाहिए कि ये बंदा गया। स्लीपिंग पार्टनर को नोटिस देनी पड़ती है। भाई तुमको वैसे भी कौन जानता था, कोई नहीं, तुम स्लीपिंग पार्टनर थे, डजंट मेक एनी डिफरेंस, स्लीपिंग पार्टनर को देने की जरूरत नहीं है। माइनर पार्टनर को अगर माइनॉरिटी खत्म हुई, अब एक चॉइस होता है, आइदर यू बिकम पार्टनर और यू लीव द पार्टनरशिप। ये डिसीजन आपको कितने महीने में लेना होता है, कितने मंथ्स में डिसीजन लेना होता है मैम? 6 months। द मोमेंट यू अटेंड द मेजोरिटी, वहाँ से 6 महीने में मैम मैंने कुछ किया ही नहीं, नो रिप्लाई, तो क्या अज्यूम करेंगे, इन द पार्टनरशिप और आउट ऑफ द पार्टनरशिप? क्या अज्यूम करेंगे बताओ? What would be assumed, in the partnership or out of the partnership?
of course in the partnership, if you really want to take leave from that, if you want to take out, then better definitely give public notice, otherwise law will assume that you have taken the partnership, right? Other than that, लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप, ऑफ कोर्स अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, अगर एक आध पार्टनर का डेथ होना, इंसॉल्वेंसी, लुनेसी, अगर ऐसा कुछ होता है तो पार्टनरशिप परपेचुअल सक्सेशन एंजॉय नहीं करती बिकॉज इट्स नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, समटाइम्स बिकॉज ऑफ वन पार्टनर ही इज अज्यूमिंग ओवर पावर and he is doing some deals or contracts without asking the other partner, और अदर पार्टनर को बेचारे वो पार्टनर की गलतियां भुगतनी पड़ेगी बिकॉज यू आर अ पार्टनर. सो इफ यू आर पार्टनर्स डूइंग बिजनेस टुगेदर, इफ आई एम डूइंग अ मिस्टेक यू हैव टू हैंडल माई मिस्टेक्स एज वेल. रिस्क ऑफ डिसहार्मनी, मैम दे विल फाइट, दे डू नॉट अग्री ऑन द सेम ओपिनियन. डिफ़िकल्टी इन विड्रॉवल, मैम सारे पार्टनर्स को पूछना पड़ता है फिर तुम निकल सकते हो पार्टनरशिप में से, या फिर आपको अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर करना है, यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स. इट्स डिफिकल्ट. इट्स नॉट लाइक शेयर्स कि 2 मिनट पहले मैंने शेयर बाय किए और 2 मिनट के बाद बेच दिए. इट्स नॉट दैट ईजी लाइक कंपनी. Lack of institutional confidence, because partnership is not so much controlled by government, their balance sheet is not going to be uploaded on MCA portal. तो मुझे बताओ गवर्नमेंट उसको भरोसा करेगी, लोग उसको भरोसा करेंगे, कंपनी में ज़्यादा भरोसा करेंगे, फिर भले विजय माल्या पैसे लेके जाए, राइट? फिर भी भरोसा वहाँ ज़्यादा है बिकॉज गवर्नमेंट थोड़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है. अदर देन दैट एक्सपेंशन एक लिमिट तक होगा. पार्टनरशिप कभी भी बहुत ही बड़ी एंटिटी नहीं बन सकती बिकॉज एक लिमिट आ जाती है. आईपीओ नहीं आ सकता जो कंपनी में आ सकता है. सो दिस आर सम पॉइंट्स एज आई मेंशन बिफोर ऑल्सो, सिमिलर लाइक LLP डीड. सो इन दोनों टॉपिक को आप साथ में कर सकते हो, राइट? डीड आपकी मर्जी होती है कितने पॉइंट ऐड करना. और एज आई मेंशन, प्रोसीजर टू इनकॉर्पोरेट और यू कैन से स्टार्ट पार्टनरशिप, आपके पास चॉइस होता है कि मुझे पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना है या नहीं. अगर कराना है तो ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरो, डिटेल्स डालो, साइन करो एंड यू कैन जस्ट गो विद द फॉर्म एप्लीकेशंस विथ रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स ऑफ योर स्टेट एंड रजिस्टर इट. कंपल्सरी नहीं है पर आपकी चॉइस है. रजिस्टर ना कराना इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. एंड अदर देन दैट, जैसे कि मैंने बोला, इनकम टैक्स में सेपरेट रजिस्ट्री जाएगी, सेपरेट ही जाएगी बिकॉज पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा नहीं है. यहाँ पे ओनर्स अलग है, बहुत सारे पार्टनर्स है. दैट इज वाई यू हैव टू रजिस्टर इट सेपरेटली एंड टेक डिफरेंट पैन कार्ड फॉर योर पार्टनरशिप फर्म. सो कहने से इंसान को जब पार्टनरशिप फर्म में से कोई प्रॉफिट मिलता है, लेट्स से आई एम अ पार्टनर, आई एम गेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, वो प्रॉफिट ऑलरेडी टैक्स होके आया है तो वो मेरी टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा. जो मेरा पर्सनल टैक्स आने वाला है मेरी रेस्ट ऑफ द इनकम में, वहाँ पे उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज एडिशनल पॉइंट फॉर यू, नॉट फॉर आवर पार्ट. क्लैरिटी. जो आप 5 हेड्स पढ़ते हो ना, उसमें एक अगर एक्स्ट्रा इनकम मेरी पार्टनरशिप फॉर्म में से आई है, वो ऑलरेडी टैक्स होके आई है, उस पर मुझे टैक्स नहीं भरना है. क्लियर विद द पार्टनरशिप. एंड थर्ड, इसके अलावा यहाँ पे हेडिंग होना चाहिए HUF. So you know that HUF is like when a person marry, the same moment family gets created. और वो फैमिली चाहे जब बिजनेस करे, अगर HUF फॉर्म में करना चाहते हैं तो पीछे वर्ड लगा सकते हैं HUF. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, क्या HUF का कोई सेपरेट एक्ट रजिस्ट्री में है जैसे पार्टनरशिप का पार्टनरशिप एक्ट, ऐसा कोई HUF एक्ट है? येस और नो? इज देयर एनी HUF एक्ट? येस और नो? नो, ऐसा कोई एक्ट नहीं है. पूरा कंट्रोल कहाँ से होता है? हिंदू सक्सेशन. और इसको कंट्रोल करने वाला बंदा कौन? पूरी HUF को. हु इज द पर्सन? यस मैम, कर्ता. परफेक्ट. सो कैन आई से एवरी डिसीजन हियर विल बी टेकन बाय कर्ता. कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी सबकी लिमिटेड है. कर्ता इज द सोल डिसीजन मेकर हियर. एंड आई वुड से जिस तरह जब कोई प्रॉपर्टी लेता है तो उसका रजिस्ट्री जो है वो अपने शहर के, अपने सिटी के सब रजिस्ट्रार के पास जाके हम रजिस्टर कराते हैं, वैसे ही HUF डीड कंपलसरी नहीं है पर आप अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी फैमिली के सेफ्टी के लिए, वेलबींग के लिए एक डीड बना सकते हो ताकि कर्ता की डेथ के बाद लफड़े नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं हो. सो यू शुड हैव अ बेटर
डीड ऑफ HUF जो आप अपने शहर के, अपने सिटी के सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री करवा सकते हो अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एक्ट, बिकॉज आपने ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा है, राइट। बाकी HUF की अलग से कोई रजिस्ट्री नहीं होती। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या HUF की इनकम टैक्स में अलग से रजिस्ट्री होगी, हाँ या ना? पढ़ चुके हो इनकम टैक्स, यू नो दैट। पार्टनरशिप की तरह होगा HUF का रजिस्ट्री कि सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह करने की जरूरत नहीं है? इज इट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर HUF इन इनकम टैक्स, यस और नो? यस और नो? सो मुझे आंसर नो आ रहे हैं। मुझे जो लोग नो बोल रहे हैं ना, वो प्लीज़ मुझे समझाएं कि तो किसका पैन कार्ड यूज़ करके HUF भी चलेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है तब तक आपने इवन रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए HUF का अलग से पढ़ा था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए भी HUF का अलग से पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? कर्ता का स्टेटस देख के हम HUF का स्टेटस डिसाइड करते हैं, हाँ या ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इनकम टैक्स में? मुझे एक बात बताओ, अगर HUF में 10 लोग हैं तो क्या 10 के 10 क्या मैं पैन कार्ड यूज़ करूँ? अभी इस कर्ता का किया, नेक्स्ट ईयर कोई और कर्ता बन गया तो उसका यूज़ करूँ? ऑफ कोर्स HUF का अलग से रजिस्ट्री करेंगे ना। यस, अलग से करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये डाउट नहीं आना चाहिए। यू हैव लर्नड इनकम टैक्स ऑलरेडी, राइट। आपको पता होना चाहिए कि HUF की टैक्सेशन है, राइट। पार्टनरशिप की टैक्सेशन है, LLP की टैक्सेशन है, कंपनी की है, सोल प्रोप्राइटर की कोई टैक्सेशन नहीं है, क्योंकि वो उसकी ओनर की ही टैक्सेशन है, इसलिए उसमें सिर्फ टैक्सेशन अलग से नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लैरिटी एवरीवन विद दिस? एंड HUF की अगर हम बात करें तो 2 पॉइंट्स चलते हैं, मिताक्षरा एंड दया भागा, दैट यू आर वेल अवेयर अबाउट। एंड आपको 3 to 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। HUF के कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली बेनिफिट से मैच ही करते हैं। एंड HUF का प्रोसीजर क्या होगा? क्रिएट अ डीड, वो आपकी मर्जी है। एंड एक बार आपकी डीड बन जाए तो रजिस्टर करो। रजिस्टर के लिए कोई अलग से रजिस्ट्रार नहीं है, जो सब रजिस्ट्रार होते हैं अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्ट, सेम रजिस्ट्री होगा। ऑब्टेन पैन, सेपरेट पैन फॉर HUF. It's not gonna be कर्ता's PAN or a person who is in the HUF उसका पैन कार्ड चला लेंगे, no, it's not a sole proprietorship। and आपको काफ़ी टैक्स बेनिफिट मिलते हैं जो आपने अदर सोर्सेस वाला कुछ पॉइंट्स पढ़े होंगे इनकम टैक्स में, द सेम वन। एंड अदर देन दैट, लास्ट पार्ट MSCS। सो HUF, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पार्ट ए के इतने सारे चैप्टर्स की बात करूं, कैन आई से चैप्टर नंबर 1 and 6 हमेशा साथ में पढ़ने चाहिए? कैन आई से दैट? चैप्टर नंबर 1 and 6 हमेशा साथ में पढ़ना चाहिए। एक बार ये पढ़ लो, फिर LLP जो भी है सब खत्म हो जाए तो सीधा चैप्टर नंबर 15 में अगर आपको याद हो तो एक डिफरेंस वाला पूरा टेबुलर फॉर्म में दिया है। प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप, LLP सबका डिफरेंस एक टेबुलर फॉर्म में दिया है। याद आया कुछ? चैप्टर नंबर 15 में ये दिया है, डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाने का। सो इट वुड बी मोर लाइक अ रिविजन फॉर यू कि आपने सारे टाइप के बिजनेसेस पढ़े और फिर उसका एक कंपैरिजन सॉर्ट ऑफ थिंग चैप्टर नंबर 15 में दिया हुआ है। एंड इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन MSCS? एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है MSCS में, वो क्या है? एनीवन? व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन MSCS? कुछ याद आ रहा है? एप्लीकेशन फॉर्म में कितने लोग साइन करेंगे? साइनिंग रिक्वायरमेंट जो मैंने एक बार नहीं बहुत बार करवाया है, कई बार किसी का डाउट आया है और जो बेस्ट तरीके से दिया हुआ है इस टॉपिक में। लास्ट, मैम व्हाट इज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी? जब कोई इंसान कोऑपरेटिव सोसाइटी तो खोलना चाह रहा है पर एक स्टेट में नहीं, एक साथ ज़्यादा स्टेट में, मल्टी स्टेट, तो आपके लिए मैम कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों खोलेगा, राइट? ऐसा सॉर्ट ऑफ बिजनेस क्यों करना चाहेगा? क्योंकि या तो वो इस एरिया में जा रहा है या फार्मिंग, क्रेडिट,
एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, डेयरी फर्म या ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव। मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने एक भी बार बोला कि ये चैरिटी है? चैरिटी सोसाइटी अलग होती है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो अपने मेंबर्स को अपलिफ्ट, डेवलप, साथ साथ में कॉमर्शियल पर्पस लेके आई है। इट्स मोर लाइक आई एम हैविंग अ कॉमर्शियल पर्पस, ऑफकोर्स आई एम डूइंग बिजनेस, पर मेरे बिजनेस में जितने भी मेरे मेंबर्स हैं मैं उनसे सिर्फ कमाना नहीं चाहती, मैं उनको भी मेरे साथ अपलिफ्ट करना चाहती हूँ। एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ कोऑपरेटिव। यू कोऑपरेट विथ मी, आई विल कोऑपरेट विथ यू। दिस इज हाउ द बिजनेस वर्क। ये चैरिटी नहीं है। चैरिटी के लिए चैप्टर नंबर 7 में अपने सोसाइटी पढ़ेंगे, वो अलग है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब अगर हम इसमें बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी में, सो आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस, जहां पे इंसान भी मेंबर है और इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स भी हैं, तो उसको हम कैसा बोलेंगे? उसको हम कैसी सोसाइटी बोलेंगे? प्राइमरी। मैम जहां पे सिर्फ इंस्टीट्यूट्स जो हैं, मतलब कॉर्पोरेट सॉर्ट ऑफ बेनिफिट हैं, राइट, आई मीन आई वुड से पीपल हु आर देयर बट नॉट एज अ पर्सन, वो इंसान नहीं है। तो मैम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें जो मेंबर्स है ना, एक भी मेंबर इंसान नहीं है, सारी की सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी और सोसाइटी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फेडरल। क्या हम ये याद रख सकते हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार पूछा हुआ है। प्राइमरी में पर्सन भी मेंबर हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती है, पर फेडरल में सिर्फ कौन है? इंस्टीट्यूशंस। आर वी क्लियर विद द फर्स्ट पॉइंट? सेकेंड, मैम मल्टी स्टेट सोसाइटी किस टाइप की हो सकती है, किस बिजनेस के लिए हो सकती है? दिस वन। एंड मैम मल्टी स्टेट में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो यहाँ से आपको मिलेंगे? जिस तरह कंपनीज एक्ट में अगर नेम क्लॉज की बात आएगी तो पूरा हमारे कोर्स में कवर्ड है, पर यहाँ पे MSCS एक्ट हमारे कोर्स में कवर्ड नहीं है, सिर्फ रेफरेंस है, इसलिए थोड़ा बहुत अपने को समझाया है कि वो अपने ही मेंबर्स का इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए है। अलॉन्ग विद दैट हमेशा लिमिटेड लाइबिलिटी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, एंड इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी पैसा, नो पार्ट ऑफ द फंड अदर देन नेट प्रॉफिट शेल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स मेंबर। मेंबर को अगर आपको पैसा देना है, डिविडेंड देना है, तो सिर्फ प्रॉफिट्स में से दो, उसके अलावा रिजर्व में से कोई भी पैसा आप ऐसे ही नहीं दे सकते। इन्वेस्टमेंट जो होगा वो सिर्फ रिकॉग्नाइज सिक्योरिटी में होगा। मैम किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मल्टी स्टेट है उसके पास बहुत सारा फंडिंग पड़ा हुआ है, तो उसको इन्वेस्ट करो, पर सिर्फ रिकॉग्नाइज सिक्योरिटीज में, ऐसे ही शेयर मार्केट में नहीं लगा सकते। मैम पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन और लोन टू नॉन मेंबर्स and borrowing from external sources are prohibited and annual audit is mandatory। और इसके अलावा जो आपको याद रखना है, that is most important, application form 1, इसमें इतने डॉक्यूमेंट्स जाएंगे और इतने लोगों की सिग्नेचर, ये पॉइंट आपको आना चाहिए। और जब भी आप एप्लीकेशन करोगे, रजिस्ट्रार जो है वो विद इन 4 मंथ्स आपको बता देगा कि आपको रजिस्ट्री मिल रही है कि नहीं मिल रही है। दिस इज अबाउट MSCS। लेट मी अश्योर यू, चैप्टर नंबर 1-6 वन ऑफ द ईजी पार्ट फ्रॉम पार्ट A, बिकॉज पार्ट B, पार्ट C आपको प्रायोरिटी में लेना है। पार्ट A आप 3rd सेगमेंट में प्रिपेयर करोगे, और वो 3rd सेगमेंट में जो प्रिपेयर करना चालू करोगे उसमें ये 2 चैप्टर्स ईजीएस्ट हैं। सो ये हुआ आपका चैप्टर नंबर 6। एनी क्वेश्चन, एनीवन?